हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास बढ़िया एकदम। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, एकदम जोश में। हाँ, मस्त पढ़ाई करते रहो बेटो। और बच्चों बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना? तो पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई लगातार करने दो। थोड़ी थोड़ी करो लेकिन लगातार करो। क्लियर है? तो चलिए, प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, चलो एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को। प्रीवियस क्लास में अपन ने यह पढ़ा था कि कैसे हम न्यूमैन फॉर्म में, न्यूमैन प्रोजेक्शन में अलग अलग फॉर्म्स को ड्रॉ कर रहे थे। अलग अलग फॉर्म्स में हम ये देख रहे थे कि उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या क्या है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम काम वहां पर शुरू कर रहे थे, सारी चीजें हम देख रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी के कर्व भी देखे थे। फिर अपन ने यह भी बात की थी कि बच्चों, जब कभी भी रिपल्शन फैक्टर बढ़ता है तो जितना ज्यादा रिपल्शन फैक्टर होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल वो प्रोडक्ट होगा, वो कंपाउंड होगा। ऑब्वियस सी बात है यार। यहां पर क्या है भाई, रिपल्शन होगा तो वहां अनस्टेबिलिटी आएगी, रिपल्शन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास फॉर्म्स में स्टेबिलिटी पूछी जाती तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो फॉर्म्स थे, विच नेम इज फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, गॉच फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, तो इनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर थी ये रिपल्शन फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। जितना कम रिपल्शन उतना ज्यादा स्टेबल। सबसे कम रिपल्शन कहां था? सबसे कम रिपल्शन था स्टैगर्ड फॉर्म में, फिर गॉच फॉर्म में, फिर पार्शियली इक्लिप्स और फिर इक्लिप्स। ये सारी बातें अपन ने बहुत बढ़िया से सीख रखी है विद एग्जांपल। क्लियर है? अपन ने यह भी सीख लिया था कि कैसे हम मोस्ट स्टेबल फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जरा फटाक से, और वो क्वेश्चन है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 CH3 और यहां X है, यहां Y है, ठीक है? और X और Y बताना है आपको। सॉरी, यहां पर देखिए मैं आपको कंपाउंड का नाम बता देता हूं। यहां पर मान लीजिए ये CH3 है और यहां H है, ठीक? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इसके स्टेबल फॉर्म की बात करता, मान लो CH3 X H Y H H, तो हो सकता है आपसे यहां X और Y की वैल्यू पूछ ले। ऐसे पूछ सकता है, फाइंड वैल्यू ऑफ X एंड Y। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में पूछा गया था, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था वो, और बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है? आप सिंपल तरीका भी अपना सकते हैं। कैसे? इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, तो कार्बन और कार्बन, अगर मेरे पास मैथिल वैलेंसी है तो मैथिल वैलेंसी तभी हो सकती है जब ये कार्बन हो या ये कार्बन हो। और अगर H वैलेंसी लेनी है तो ये कार्बन भी हो सकता है, लेकिन जब मैं ये कार्बन लूंगा तो इस कार्बन के साथ मैथिल नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट है कि यहां पर कार्बन कौन से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं। सोचो अगर ये दो कार्बन लिए गए होते तो 3 हाइड्रोजन वैलेंसी होती, एक मैथिल वैलेंसी होती, और एक हाइड्रोजन वैलेंसी होती, और एक पूरी वैलेंसी होती या नहीं होती? क्लियर बात है? तो एक पॉसिबिलिटीज क्या थी, ध्यान देना जरा। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों ये, इसलिए ध्यान दो। C के साथ क्या होता? H CH3 और यहां पर एथिल। क्या ये एथिल ही तो लिखा हुआ है? एक पॉसिबिलिटीज होती कि 1 2 में इसको मानता। एक पॉसिबिलिटीज होती कि मैं C के साथ CH3 और H लेता, और इस C के साथ H और CH3 लेता, 1 और 2। एक पॉसिबिलिटीज ये होती। क्या यही पॉसिबिलिटीज बन सकती थी? लेकिन जब मेरे पास फिगर ये बनाकर दिया है तो मुझे कौन सी पॉसिबिलिटीज चूज करनी है ये मुझे ये बताएगा। ध्यान दीजिए, यहां से मैंने पॉसिबिलिटीज ढूंढी कि कितनी हो सकती हैं,
1 2 कार्बन छांट के, लेकिन ये जो बना है एक्चुअल में हमसे इस कंपाउंड के बारे में पूछा गया है कि ये कंपाउंड कैसे वहां से ड्रॉ हुआ है। देखिए, अगर मैं x और y की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो मिसिंग वैलेंसी है वो x और y है। फ्रंट कार्बन में मैथिल होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और x होना चाहिए। देखो, मैथिल है, हाइड्रोजन है, x हो सकता है। इस वाले बैक वाले कार्बन पे जाओ, हाइड्रोजन है तो ये y हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटीज में मुझे x और y फाइंड हो गए। कैसे किया? देखो, मैथिल है, हाइड्रोजन है, तो बचा हुआ x क्या हो सकता है? मैथिल हो सकता है। हाइड्रोजन है और y है, हाइड्रोजन है और y है, तो y क्या हो सकता है? मैथिल हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटीज ही हो गई। जरा ऊपर वाली पॉसिबिलिटीज को देखें। अगर मैं इसे बैक कार्बन ले लूं और इसे फ्रंट ले लूं, तो फ्रंट कार्बन में CH3 है, हाइड्रोजन है और क्या है? X है। तो क्या ये X नहीं हो सकता? दिस इज X हो सकता है। बैक कार्बन पे जाओ, हाइड्रोजन है और Y है, तो क्या यहां से Y हाइड्रोजन नहीं हो सकता? तो बच्चों यहां पर दो ऑप्शन दिए हुए थे, तो दो ऑप्शन में आंसर क्या होता कि एक बार X अगर एथिल है तो मैथिल क्या होता? सॉरी, हाइड्रोजन। एक पॉसिबिलिटीज है अगर X मैथिल होता तो Y भी क्या होता? मैथिल होता। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आई थी और बोथ A एंड C आंसर था। इस तरीके से उसने पेपर को सेट किया था। तो देखो कैसे सेट किया। मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दो, फिर से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये है कि ये कंपाउंड गिवन था, इस कंपाउंड को गिवन करने के बाद हमसे ये कंपाउंड पूछा गया और ये पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमें ये नहीं बताया गया कि मैंने 1 2 इसको लिया या 1 2 इसको लिया, नहीं, हमें खुद अपने आप से सोचना है कि मैं 1 2 किसको लूं, किन चीजों को मैं 1 लूं, किस कार्बन को 1 लूं, किस कार्बन को फ्रंट लूं, किस कार्बन को बैक लूं, ये हमको बताता है ये। तो जब मैंने पॉसिबिलिटीज बनाई तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज थी कि या तो मैं इन दोनों को 1 2 ले लूं या तो मैं इन दोनों को 1 2 ले लूं। यही दो पॉसिबिलिटीज थी। तो पहली पॉसिबिलिटीज है 1 2 ली तो 3 हाइड्रोजन इसके पास थे तो मैंने यहां रख दिया, एक मैथिल था, एक हाइड्रोजन था और एक पूरा ग्रुप था, मैंने लिख दिया। एक पॉसिबिलिटीज। सेकेंड पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो सेकेंड पॉसिबिलिटीज में क्या था? 1 2 में इसको लेता तो इस कार्बन के पास मैथिल H होता, इसके पास H मैथिल H होता, लिख लिया। अब बने हुए चीजों को मैंने, जो बना हुआ कंपाउंड है इससे मैंने कंपेयर किया कि यार फ्रंट वाले कार्बन पे अगर ये कार्बन होता तो मैथिल है, हाइड्रोजन है, X है, तो X क्या हो सकता था? मैथिल ही हो सकता था। इसी तरीके से बैक कार्बन पे देखा तो हाइड्रोजन है और Y है, हाइड्रोजन है तो ये क्या हो सकता था? ये Y हो सकता था। तो मैंने पॉसिबिलिटीज लिख के आंसर लिख दिया। फिर जब 1 2 में मैंने ये सोचा तो मैंने ये सोचा यार क्या मैं इसे रिवर्स करके सोचूं कि फ्रंट ये है और बैक ये है। फ्रंट मैंने इसको क्यों सोचा? क्योंकि फ्रंट में मैथिल ग्रुप है, इसलिए मैंने फ्रंट में इस कार्बन को सोचा। क्यों? क्योंकि यहां मैथिल ग्रुप है। अब सोचो मैथिल है, हाइड्रोजन है तो X क्या होगा? मैथिल है, हाइड्रोजन है तो X क्या होगा? एथिल होगा। और बैक कार्बन पे देखा तो H है और Y है, तो तीसरा क्या होगा? H ही होगा और वही Y होगा। तो मैंने यहां पर ये ऑप्शन लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गया? नोट कर लें इसे। तो इस तरीके से वो पॉसिबिलिटीज में हमसे पूछ सकता है कि पॉसिबिलिटी यहां बताओ क्या होगी क्या नहीं होगी। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से ये क्या है, क्या फंडा था, क्या क्वेश्चन था और क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या सिखाना चाह रहा था। ये चीजें आप यहां पर समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। क्लियर है? चलो देखो, मान लो ये तो बात हो गई कि मैंने हमेशा आपसे बोल दिया कि यहां पर कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा? स्टैगर्ड, देन गॉच, देन
partially eclipsed and then eclipsed. When compound have only repulsion factor, जब भी कभी रिपल्शन फैक्टर होगा, कंपाउंड्स के बीच में रिपल्शन फैक्टर होगा, तो वो हमेशा किस ऑर्डर में अपनी स्टेबिलिटी को लिखेंगे? सबसे पहले आएगा स्टैगर्ड, तब आएगा गॉच, उसके बाद आएगा पार्शियली इक्लिप्स और उसके बाद आएगा इक्लिप्स। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? सम मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर न्यूमैन प्रोजेक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, किससे रिलेटेड? न्यूमैन प्रोजेक्शन से रिलेटेड, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो क्या है? वो है व्हेन ग्रुप्स हैव टाइप ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी अट्रैक्शन अगर प्रेजेंट होगी तब न्यूमैन प्रोजेक्शन में चेंज आ जाता है। और वो क्या चेंज आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। वो चेंज क्या आता है बच्चों? जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है CCH OH H H OH और ये H। जब आप इसके फॉर्म्स बनाते तो आप इसके फॉर्म क्या क्या बनाते, जरा मैं जानना चाहता हूं। देखिए, जब आप इसके न्यूमैन फॉर्म्स बनाते तो सबसे पहला न्यूमैन फॉर्म आप क्या बनाते? ध्यान से देखिएगा जरा। अभी आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं यहां बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। जब यहां मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका बनाऊंगा तो वो सबसे पहला न्यूमैन प्रोजेक्शन मैं बनाना चाहता हूं इक्लिप्स फॉर्म का। किसका? इक्लिप्स फॉर्म, जहां पर फ्रंट में हाइड्रोजन है और यहां मैं OH दे सकता हूं 1 और 2, या मैं बोल सकता हूं फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मुझे इक्लिप्स बनाना है तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन देना होगा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन देना होगा और OH के पीछे OH देना होगा। दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड। क्लियर है? अगर मुझे नेक्स्ट बनाना होता गॉच फॉर्म, तो मैं गॉच फॉर्म क्या बनाता? मैं गॉच फॉर्म बनाता कुछ इस तरीके का। फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं करता, फ्रंट कार्बन में मैं कोई चेंज नहीं करता, और बैक कार्बन पे मैं क्या करता? 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देता, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाता। सही बात है, 60 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। ठीक, कब? 60 डिग्री। ठीक, फिर से मैंने क्या किया? 60 डिग्री और रोटेट कर दिया। जब फिर से 60 डिग्री रोटेट किया तो फिर से मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ गया। ध्यान से देखिए किस तरीके का। फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां कोई चेंज किया ही नहीं है। बैक कार्बन पे चेंज आएगा और वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्यों? 60 डिग्री फिर से रोटेट कर दिया तो फिर से यहां मूव कर जाएगा। यहां 60 डिग्री रोटेट किया था तो फिर से ये मूव करेगा। क्लियर है? सही बात है। अच्छा, मैं फिर से 60 डिग्री रोटेट करूं तो क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगा। स्टैगर्ड फॉर्म का मतलब OH के पीछे OH, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन। क्या सही बात है? क्या आपको स्टैगर्ड फॉर्म बनाना आ गया? आपको ये प्रोजेक्शन बनाने बहुत इजीली आने चाहिए, बहुत जल्दी आने चाहिए। अपन अगर सोचते तो अपन क्या बोलते कि सबसे स्टेबल होता है स्टैगर्ड, देन गॉच, देन पार्शियली इक्लिप्स, देन इक्लिप्स। लेकिन अब अपन जो केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। जब हमारे पास ऐसे ग्रुप हों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, उस केस में क्या होता है बच्चों
उस केस में सबसे स्टेबल आता है गॉच फॉर्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, देखिएगा, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, O की वजह से हाईली डेल पॉजिटिव और हाईली डेल नेगेटिव, ये भी हाईली डेल पॉजिटिव हाईली डेल नेगेटिव। इस हाईली डेल नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से यहां पर सबसे स्टेबल आता है गॉच फॉर्म। देन वही सेम कहानी, स्टैगर्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन इक्लिप्स्ड। तो कहानी क्या है बच्चों? कहानी सिर्फ ये है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई अट्रैक्शन वाली चीज आती है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई अट्रैक्शन फील हो सकता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो वहां हमेशा कौन ज्यादा स्टेबल होगा? गॉच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो नोट कर लें ये चीज कि जब कभी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द न्यूमैन प्रोजेक्शन, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज गॉच फॉर्म। क्लियर? नॉर्मल केस है तो सबसे स्टेबल कौन आएगा? स्टैगर्ड। अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट केस का मतलब क्या हुआ कि वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो रहा होगा, इसलिए मैंने उसे अच्छा केस बोला। वहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी, इसीलिए कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? गॉच। स्टैगर्ड में रिपल्शन कम है। आपने कहा सर इक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन यहां लोन पेयर और लोन पेयर में क्या है? हाईली रिपल्शन है, और लोन पेयर में हाईली रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन फैक्टर। ये क्यों स्टेबल हुआ? बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए मैंने सबसे स्टेबल गॉच को रखा। तो समझ में आ गई आपको बातें? नोट कर लें। आपको यहां से क्लियर हो गया कि कैसे हम यहां पर डिफरेंट फॉर्म्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पा रहे हैं। क्लियर बात समझ में आने लग गई है? तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम यहां पर जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हां, यहां पर कौन सी फॉर्म जब से स्टेबल आएगी? गॉच फॉर्म सबसे स्टेबल आएगी। जैसे सम केसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, आपको उस केसेस के बारे में कुछ ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास COO माइनस है और साथ में OH दिया हो, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए OH और OH हो, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो सकता है। जैसे मान लीजिए OH और फ्लोरीन हो, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास CHO हो और OH हो, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर NH3+ हो और OH हो, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास NH2OH हो, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो सकता है। तो ऑल केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां आपको ऐसा कुछ दिखे आप हमेशा कौन सा स्टेबल करेंगे? इन केस यहां पर गॉच फॉर्म इज वेरी स्टेबल, गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक, समझ में आ गई होगी सारी बातें आपको कि यहां पर क्यों गॉच फॉर्म स्टेबल आया। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, अब मेरा क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को बनाना है C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल और हाइड्रोजन। मुझसे कहा गया ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सबसे स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करनी है, मुझसे यह कहा गया। सबसे स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो सबसे स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है। आपको पता है
कि फ्लोरीन है और अल्कोहल है, तो इन दिस केस, इन दिस कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present. Therefore, gauge form is most stable form. गॉज फॉर्म इज वेरी स्टेबल फॉर्म. कैसे बनाओगे गॉज फॉर्म बताओ? पता है आपको फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, ये सारी कहानी पता है. फ्रंट कार्बन में क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन. अब इसका गॉज फॉर्म बनाना है, तो गॉज फॉर्म बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा. अब आप OH को कहां रखोगे ये आपका दिमाग बताएगा. या तो OH यहां होगा या तो यहां होगा. क्यों? अगर इन पोजीशंस पे नहीं हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो डायरेक्ट बनाना सीखो, तो कहीं पर भी आप OH रख सकते हो और बचे हुए ग्रुप में आप H रख सकते हो. आप यहां बता सकते हो कि यहां पर O के साथ इस H के जुड़े होने पर हाईली डेल पॉजिटिव है और यहां हाईली डेल नेगेटिव है. इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को ही नाम देते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसीलिए यहां पर सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी आ जाएगी? गॉज फॉर्म. तो इस तरीके के ग्रुप अगर आपके सामने प्रेजेंट हैं तो आप समझ सकते हो कि हमारे कौन सा मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा. क्लियर बात समझ में आने लग गई? तो इस तरीके से अपन यहां पर केसेस के बारे में समझ चुके हैं. क्लियर है? नोट कर ले इसे. आपको समझ में आ गया है यहां पर कि कैसे गॉज फॉर्म स्टेबल हो रहा है. क्लियर बात समझ में आई गया? चलो, तो आप इस तरीके से चीजों को वहां पर देखकर समझ सकते हो. क्लियर है? चलिए, मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बताने वाला हूं. एक बताने वाला हूं वॉन डेर वाल स्ट्रेन, और एक बताने वाला हूं आपको टॉर्सनल स्ट्रेन. टॉर्सनल स्ट्रेन और वॉन डेर वाल स्ट्रेन, इन दो चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं. ये एक्चुअल में क्या होता है? कंपाउंड्स के जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं, उन्हीं फोर्सेस को हम नाम दे देते हैं यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन और वॉन डेर वाल स्ट्रेन. क्या होता है ये? जब कभी भी हमारे पास टॉर्सनल स्ट्रेन की बात हो, जब कभी भी टॉर्सनल स्ट्रेन की बात हो, तो यहां हमेशा ध्यान रखना है आपको, टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है ऑलवेज अप्लाई ऑन इक्लिप्स फॉर्म. कहां अप्लाई होता है? इक्लिप्स फॉर्म में अप्लाई होता है. ठीक, सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म में ही टॉर्सनल स्ट्रेन पाया जाता है. अगर मैं आपसे बोलूं ये गॉज फॉर्म है, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा, तो आप बोलोगे यहां कोई टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होगा. मैं आपको स्टैगर्ड फॉर्म दूं और पूछूं यहां टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, तो आप बिल्कुल बोलोगे टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होगा. आपसे पूछा जाए वॉन डेर वाल स्ट्रेन, तो जब कभी भी वॉन डेर वाल स्ट्रेन की बात होगी, ध्यान दीजिए, जब कभी भी वॉन डेर वाल स्ट्रेन की बात होगी तो दिस इज अप्लाई ऑन ये अप्लाई होता है गॉज फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म. ये एक इस तरीके का रिपल्शन है. जब कभी बल्कि ग्रुप एक साथ होते हैं तो वो रिपल्शन करेंगे ही करेंगे. वहां पर एटम्स आपस में क्या होते हैं? लड़ते रहते हैं. तो बताओ, अगर मेरे पास कोई इस तरीके का ग्रुप है, मान लो यहां पर कुछ इस तरीके का ग्रुप है, तो यहां पर जो स्ट्रेन पाया जाता है वो पाया जाता है टॉर्सनल. ये कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है. तो इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है बच्चों? यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन पाया जाता है. अगर हम दोनों कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड हमेशा एक यूनिट में तो होगा नहीं, वो कई सारी यूनिट में होगा, तो वो क्या करता है एक्चुअल में, रिपल्शन यहां पर जितने भी डिस्टेंस है उनकी वजह से जो रिपल्शन हो रहा है वही रिपल्शन क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल रिपल्शन कहलाता है. सिंपल. तो वॉन डेर वाल रिपल्शन समझने के लिए आपको यहां पर यह समझना होगा कि कैसे हमने
टॉर्सनल स्ट्रेन की बात की, कैसे हमने वॉन डेर वाल स्ट्रेन की बात की। अगर कोई पूछे गॉज फॉर्म है और इक्लिप्स फॉर्म है, बताओ वॉन डेर वाल स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, सोच के बताना। वॉन डेर वाल स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इक्लिप्स में ज्यादा होगा। क्यों? जितने पास पास होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, जितने दूर दूर होंगे उतना ही कम स्ट्रेन होगा। तो कभी भी अगर आपको पता करना है कि अगर इक्लिप्स फॉर्म है तो इक्लिप्स फॉर्म में वॉन डेर वाल स्ट्रेन भी आता है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी आता है। लेकिन अगर इक्लिप्स फॉर्म नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वॉन डेर वाल स्ट्रेन आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? नोट कर ले इसे। तो इस तरीके से हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन को और उनके फॉर्म्स को अच्छे से अपन ने सीख लिया। क्लियर है? तो अपन को ये पता चल गया कि हाँ, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल आएगी, कौन सी फॉर्म कम स्टेबल आएगी। एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। क्लियर? फाइनल इसमें क्या है? क्वेश्चन फाइनल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेईई 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन था देखिए। क्वेश्चन था मेरे पास CH3, यहां था मेरे पास OH, यहां था मेरे पास CH3, यहां था OH, यहां था CH3 और यहां था CH3। बोला गया ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। देखते ही समझ में आ गया बच्चों को कि अगर मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, अगर मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है तो वहां पर हमेशा कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल आती है? गॉज फॉर्म। अब दिक्कत यह हुई कि जब हम गॉज फॉर्म बना रहे थे तो हमारे पास कई ऑप्शन है। देखिए कैसे। फ्रंट कार्बन में क्या क्या लगा है? मैथिल, मैथिल और OH। अगर मैं गॉज फॉर्म बनाना चाहूं परफेक्टली तो परफेक्टली क्या क्या बन सकता था? मैं OH के बगल में OH को देता और बाकी बचे हुए ग्रुप क्या लगा देता? मैथिल और मैथिल लगा देता। सिंपल सी बात है। क्या यही स्टेबल फॉर्म बन सकती थी? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो जाता? एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट स्टेबल फॉर्म यहां पर क्रिएट हो जाती है। क्लियर बात समझ में आती है? तो इस चीजों को आप ना समझो कि यार मैथिल मैथिल ग्रुप इतने पास लगे हुए हैं सर, बहुत रिपल्शन नहीं करेंगे। रिपल्शन करेंगे, नो डाउट रिपल्शन करेंगे, लेकिन उस रिपल्शन को कंपनसेट कौन कर रहा है? इनकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां लिख सकते हो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉज फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। क्लियर बात समझ में आती है? अगर इसी मैथिल की जगह पे हाइड्रोजन हो जाता तब हमारे पास क्या होता? तब भी हमारे पास गॉज ही आता, और तब हमारे पास गॉज आता तो सोचो क्या बन सकता था? फ्रंट कार्बन में आता H, मैथिल और OH, और बैक कार्बन पे OH यहां आता। अब बताओ इन पोजीशन पे आप किसे रखना चाहते हैं? ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आ सकता है आपके पास OH है, OH है, मैथिल है, मैथिल है, H है और H है। एक ऑप्शन ये आ सकता है जब आप यहां मैथिल और यहां H रख दें, एक ऑप्शन यहां आ सकता है जब आप यहां मैथिल और यहां H रख दें। दोनों में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन बताओ कौन स्टेबल होगा? जब दोनों में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बचा केस क्या? बचा रिपल्शन का फैक्टर। रिपल्शन फैक्टर यहां कम होगा क्योंकि अपोजिट है, यहां ज्यादा होगा क्योंकि जस्ट अगल बगल है। तो बताओ यहां पर मोस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता? ये आ जाता। तो कैसे क्वेश्चन चेंज करने पे माइंड कैसे घुमाना है, माइंड को चेंज कैसे करना है, यही हमें सीखना है बच्चों। क्लियर?
यही हमें सीखना है बहुत अच्छे से कि कैसे हम यहां पर माइंड गेम अपना बहुत अच्छा चलाएं। जितना तगड़ा आपका माइंड चलेगा उतना तगड़ी पढ़ाई होनी है। क्लियर बात है? समझ में आया कैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की बात की? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में यही चीजें हैं, कन्फॉर्मर में यही चीजें हैं। आपसे पूछ सकता है कि रिलेशन क्या है, ठीक है? इस तरीके से आप ये रिलेशन यहां पर पूछता है। क्लियर बात समझ में आ गई? देखो कैसे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी क्या दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए जरा। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, मैथिल, हाइड्रोजन, मैथिल, हाइड्रोजन। क्लियर? और दूसरे में ये दिया होता मैथिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां दिया होता फ्लोरीन, मैथिल और हाइड्रोजन, और मुझसे पूछा गया था ए और बी में रिलेशन बताओ। तो बताओ ए और बी में रिलेशन क्या बताते हैं? सोचो। ऑब्वियसली बात है, कुछ चेंज दिख रहा है, बिल्कुल चेंज दिख रहा है। क्या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज दिख रहा है? नहीं। आपको सब कुछ वही दिख रहे हैं जो यहां पर लगे हुए हैं। इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ए और बी क्या है? ए एंड बी आर कन्फॉर्मर। क्या है? एक दूसरे के कन्फॉर्मर है, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रोटामर। इन्हीं को हम रोटामर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर? तो किस तरीके से अपन ने यहाँ पर चीजें डिफाइंड की, क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कन्फॉर्मर के बारे में वो पूछ सकता है, हमसे यहाँ रिलेशन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए 100 हॉर्स में पूछता, तो 100 हॉर्स में कैसे पूछता? ये 100 हॉर्स में कुछ इस तरीके से पूछ सकता था कि बताओ ये है मेरे पास H, मैथिल OH है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, H, मैथिल और ये OH लिख दिया। दूसरा कंपाउंड ये A है और ये B है, मान लो H, मैथिल, OH कर दिया। इसी तरीके से यहां पर OH, H और मैथिल कर दिया। तो इस तरीके से वो कुछ भी पूछे तो आपको चेंज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है? बिल्कुल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम दिख रहा है? बिल्कुल। तो रिलेशन ए और बी में क्या होगा? रिलेशन ए और बी में अब क्या होगा? तो ए एंड बी आर कन्फॉर्मर। तो इस तरीके से हम कन्फॉर्मर से रिलेटेड सारी कहानी अच्छे से सीख गए। इसी से हमें यह समझ में आया कि कैसे हम 100 हॉर्स फॉर्म को देखते हैं, कैसे हम न्यूमैन बनाते हैं, कैसे 100 हॉर्स फॉर्म से न्यूमैन ड्रॉ करते हैं, कैसे हम एंगल को मूव करते हैं, कैसे हम बताते हैं रिपल्शन फैक्टर क्या है, कैसे हम उनकी स्टेबिलिटी बताते हैं। ये बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। तो इन लेटेस्ट 3-4 वीडियोस को आप जरूर रिवाइज करें, जिससे कन्फॉर्मर टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में रिलेशन। एनंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड में कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, क्योंकि दो ही टाइप पढ़नी है। एक पढ़नी है कन्फॉर्मेशनल, एक पढ़नी है कॉन्फ़िगरेशन। अपन ने आज कंप्लीट किया कन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। आर होता है, एस होता है, बहुत सारी चीजें हैं, और लेकिन पढ़ना हमें बहुत आराम से। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।